अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट 13 है, फिज़िक्स पार्ट 2 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली जो हमने टॉपिक करने हैं वो ये सारे हैं। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एम्पेयर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एवोमीटर, जैसे हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने ये सारे टॉपिक करने हैं इस चैप्टर में, या आपकी बुक में चैप्टर नंबर 13 है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, या ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है। बेसिकली हमने जब इस टॉपिक में पढ़ना यही चीज़ स्टडी करनी है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपके पास बेसिकली उस कंडक्टर पे क्या होगा, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगी, अगर फोर्स लगेगी तो किस तरह की फ़ोर्स होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये सब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। वी विल स्टडी व्हाट विल हैपन टू करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर विच इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप एक वायर कंसीडर करो, हमारे केस में ये है वो वायर, ये जो सिलेंडर बना हुआ है, ये करंट कैरिंग वायर है। ये जो आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं वो चार्जेस आपके पास एक ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मूविंग चार्ज को मैंने आपको पहले यही बात हमेशा समझाई है कि जो आपके पास मूविंग चार्ज होता है वही आपके पास करंट होता है। तो ये जो चार्जेस हैं ये सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपके पास इस वायर में जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है वो ये है, इस तरफ। तो आपने इस वायर को, जिसमें ये करंट मूव कर रहा है, आपने इस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे। राइट एंगल कैसे? देखो, ये जो आपके पास क्रॉस बने हुए हैं बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास किसी जगह पे क्रॉस बना हो तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज, डायरेक्शन पेज के अंदर की तरफ है, इनटू द पेज है। और अगर आपके पास कहीं पे डॉट बना हो तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। हमारे केस में जो ये क्रॉसेस बने हुए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनटू द पेज है, करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ है। तो आप खुद इमेजिन कर लो, एक चीज़ अंदर की तरफ जा रही है और एक चीज़ इधर है, बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो देखो, ये इनटू द पेज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर आपकी कुछ बेसिकली इस तरह पड़ी हुई है। तो इन दोनों के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। ये आपने इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे प्लेस किया है। अब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट रिजल्टिंग इन फोर्स एफ ऑन द वायर। हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा नहीं था क्योंकि हमारा इससे पिछला टॉपिक जो है वो हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर एक छोटी सी चीज़ है जो आप ध्यान में रखो। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो वो कंडक्टर अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये चीज़ साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी कि जहाँ कहीं से भी करंट गुजर रहा होता है उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जो ये मूविंग करंट जो है, करंट आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है कि वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, नेचुरली ये होता है। इसलिए कभी आप देखो ऐसी जगह जहाँ पे फॉर एग्जांपल डैम के पास वो आपको कहते हैं डिस्टेंस रखें, आपके पास वो लगे हुए होते हैं, वार्निंग साइंस लगे होते हैं कि आप डिस्टेंस रखें, क्योंकि होता बेसिकली यही है, जहाँ कहीं से भी करंट गुजरा हो तो उसके गिर्द एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको खींच सकती है, और आप बेशक कुछ थोड़े डिस्टेंस पे भी हो तो आप उसे जो है अट्रैक्ट होके जाके आप उस वायर के साथ, आप उस जिस जगह पे वो आपके पास वो बोर्ड्स लगे होते हैं, आप उस जगह पे आप उस खंभों के साथ, उन वायर के साथ आप चिपक सकते हो और आपको करंट लग सकता है, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है करंट की कि जहाँ कहीं से भी करंट गुजरेगा वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो बेसिकली जब यहाँ से करंट गुजर रहा है तो इस वायर की गिर्द भी एक नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसके अंदर आपने इस कंडक्टर को रखा है, इंटरेक्ट करती है, और इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास बेसिकली एक फोर्स एफ प्रोड्यूस हो जाती है जो इस वायर पे लगना शुरू हो जाती है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द करंट आई इन द वायर। ये जो आपके पास फोर्स है ये करंट आई पे डिपेंड करती है। लेंथ एल ऑफ द वायर, ये आपके पास ये पूरी वायर की लेंथ है, इसे हमने एल कह दी है, इस लेंथ पे डिपेंड करती है। दैट लाइज इन द फील्ड।
तो इस करंट आई और इस लेंथ एल पे आपके पास इस फोर्स की बेसिकली डिपेंडेंस है जो आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आपके पास ये फोर्स एफ और ये इसकी डिपेंडेंस करंट आई पे और लेंथ एल पे। अगर आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो आपके पास बी एक साइन एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आता है बी, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ये बेसिकली आपको स्ट्रेंथ बताती है यूनिफॉर्म फील्ड की। ये जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जिसे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको स्ट्रेंथ बताती है उस यूनिफॉर्म फील्ड की। इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर आप इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस इक्वेशन का खोलो तो आपके पास बी आता है जो क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन। इफ़ द वायर इज प्लेस्ड इन द फील्ड बी एट सम एंगल थीटा, यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास वायर 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद थी। अगर आपके पास वायर 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद ना हो बल्कि किसी एंगल थीटा पे मौजूद हो, तब आपके पास ये वाला यही इक्वेशन बन जाती है बी आई एल साइन थीटा। और अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास एल और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइन में खुलता है, तो वो फिर बी एल साइन थीटा बन जाता है। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये बेसिकली इसकी वेक्टर फॉर्म है एल क्रॉस बी आई इंटू एल क्रॉस बी। अब ये जो आपके पास फोर्स है, अब हम इसकी डिपेंडेंस देख लेते हैं। ये फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। शोज इक्वेशन 13.1 हमारे पास ये है, ये इक्वेशन 13.1 shows that magnitude of the force F on a current carrying wire of length L depends upon the following factors. B magnitude of magnetic induction, इसकी डिपेंडेंस इस फोर्स की B पे है जिसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर I, जो आपके पास है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। लेंथ ऑफ द वायर लाइंग इन द फील्ड, ये जो आपके पास वायर उस फील्ड में लाई कर रही है टोटल उसकी लेंथ क्या है L, देखो L पे डिपेंडेंस है। और एंगल थीटा पे, एंगल बिटवीन B एंड L। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान में जो एंगल है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। दिस फोर्स एफ इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज़ 90। आपके पास फोर्स एफ मैक्सिमम होती है जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 होती है और मिनिमम होती है जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 होती है। इफ़ वी कीप बी आई एंड एल कॉन्स्टेंट, अगर आपके पास हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को भी कांस्टेंट लें, करंट आई को कांस्टेंट लें और लेंथ एल, तीनों को कांस्टेंट लें, मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो उस वायर में से गुजर रहा है वो हम कांस्टेंट ही रखें। फॉर एग्जांपल आप 2 एम्पेयर का करंट इमेजिन कर लो, लेंथ उसकी ऑफ कोर्स कांस्टेंट ही रहेगी जितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पड़ी है वायर। और मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब आप जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आप उसकी स्ट्रेंथ को भी ना छेड़ो, उसको भी आप कांस्टेंट रखो। तो उस केस में आपके पास फोर्स एफ मैक्सिमम तब होती है जब आपके पास एंगल थीटा 90 होता है और मिनिमम होती है जब आपके पास एंगल थीटा 0 होता है। यहाँ पे देखो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। उस केस में आपके पास एफ इज़ इक्वल टू बी आई एल आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर आपके पास थीटा 0 है तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो उस केस में आपके पास फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी। ये है डिपेंडेंस ऑफ फोर्स। अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और हर वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। एज फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट्स डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड। द डायरेक्शन ऑफ एफ इज़ डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एज शोन इन फिगर। आपके पास फिगर 13.4 है आपकी बुक में, उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। आप इस फोर्स एफ की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो इस लेफ्ट हैंड रूल से। The thumb and the first 2 fingers are set at right angle to each other। जो आपके पास थंब है अपने लेफ्ट हैंड का थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स, इन तीनों को आपस में 90 डिग्री पे के एंगल पे रखा जाता है। अगर आप अपनी इस फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, पॉइंट करो और थंब को बिल्कुल एरेक्ट और सीधा रखो और अपनी ये जो मिडल फिंगर है उसे इस डायरेक्शन में रखो, तो देखो इस और इसके दरमियान में 90 का एंगल है और इस और इसके दरमियान में 90 का एंगल है। तो बेसिकली ये देखो इस फिंगर इसके दरमियान में भी 90 का एंगल है। अगर आप उसको स्ट्रेट उधर पॉइंट करते हो उस तरफ और इस फिंगर को इधर पॉइंट करते हो तो इसके दरमियान में भी बनने वाला एंगल 90 है। तो आप तीनों फिंगर्स को सबसे पहले लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड नहीं, ये लेफ्ट हैंड रूल है, 90 डिग्री पे रखो। द थंब एंड द फर्स्ट 2 फिंगर्स आर सेट एट राइट एंगल टू ईच अदर व्हेन द फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये जो आपके पास फर्स्ट फिंगर है ये वाली, इसे हम फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं एंड द सेकंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो ये वाली फिंगर है इसे हम करंट की डायरेक्शन में रखें, तो आपके पास जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देता है। अगर हम अपने इस केस को देखें तो देखो
आपने अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसे इनटू द पेज रखो, इनटू द पेज की तरफ, या बेशक इसकी प्रैक्टिस करो तब आपको इस रूल की समझ आएगी। और अपनी मिडल फिंगर को, जो आपकी सेकंड फिंगर है, उसे आप डायरेक्शन ऑफ करंट में रखो, तो वो ये आती है। और इस केस में वो आपके पास इनटू द पेज आ रही है, करंट आपके पास इस डायरेक्शन में, तो इरेक्टेड थंब जो होगा आपका, इरेक्टेड थंब वो अपवर्ड होगा। और इस केस में देखो आपके पास फोर्स भी अपवर्ड बनी हुई है, ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड इसी तरह ली है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है इनटू द पेज, करंट की ये डायरेक्शन है और फोर्स की फिर अपवर्ड डायरेक्शन है। तो आप बेशक इसे अपने पेजेस पे ट्राई करो। अपनी फर्स्ट फिंगर को इनटू द पेज रखो, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो इरेक्टेड थंब जो है वो अपवर्ड आएगा और वो आपको देगा डायरेक्शन फोर्स की। अब मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो बी है जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, हम उसको देख लेते हैं इसी टॉपिक में। मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला में ये मैयर होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज बी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई आई एल। ये जो आपके पास फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप बी को एक ही तरफ छोड़ो, आई और एल इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन ये बनती है। यहाँ से हम टेस्ला के जो है यूनिट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी आपके पास टेस्ला में मैयर होती है, फोर्स हमारे पास न्यूटन में मैयर होती है, करंट हमारे पास एम्पेयर में मैयर होता है। A-1 इसलिए क्योंकि नीचे डिवीजन में जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और लेंथ हमारे पास मीटर में मैयर होती है, A-1 M-1। तो अब यहाँ से टेस्ला को, इस इक्वेशन से आप टेस्ला को डिफाइन कर सकते हो। इफ़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 मीटर ऑफ अ वायर करंट कैरिंग 1 एम्पेयर करंट प्लेस परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 न्यूटन। अगर आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर है, और ये वायर आपने परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल में रखी है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में जो आपके पास फोर्स 1 न्यूटन की है, तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इस केस में 1 टेस्ला के इक्वल होगा। अगर आपके पास 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस वायर पे जिसमें गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर है और 1 मीटर उसकी लेंथ है वायर की, तो इस केस में जो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 1 टेस्ला के इक्वल है। हम मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला के अलावा एक और यूनिट में भी मैयर करते हैं जिसे हम गॉस कहते हैं। Another unit used for B is Gauss, which is given by 1 Gauss आपके पास बेसिकली 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। तो सिमिलरली 1 टेस्ला आपके पास 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होगा। ये 10⁻⁻⁴ जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, और जब नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर। तो 1 टेस्ला हमारे पास 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो आप गॉस से टेस्ला में और टेस्ला से गॉस में जा सकते हो इन दो इक्वेशन को यूज़ करके। ये हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप उसे पुट करते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं उसका आंसर कर दूंगी आपको। प्लीज़ कोई फीडबैक दें, देखें टॉपिक को, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पूछें, दोबारा लेक्चर भी अपलोड हो सकता है। तो अगर आपको कोई इशू है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस इशू को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।